जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है? हो गया है। अच्छा जी, IS 23 आपकी किताबों में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। कभी आगे कभी पीछे हैं जी, अपनी तरतीब है भाई मेरी। अब IS 40 पहले दिल में आ गया, वो पहले कर लिया। IS 16 के बाद अभी IS 36 पे चले जाएंगे। ये तरतीब आगे पीछे होती रहेगी, ठीक है। जो जैसे दिल करता है बंदा वैसे कर लेता है, बांची है ना पूरा। अब बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड वैसे तो हमने शुरू करना है, लेकिन आप देखेंगे तो इसी के अंदर ही मैंने एक्रूवल्स की रिवीजन डाली है, क्योंकि एक्रूवल्स हमारे सिलेबस में तो है नहीं, FAR के सिलेबस में नहीं है, ये इंट्रो के सिलेबस में, लेकिन हम इसको यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप तशरीफ़ की टोकरियाँ बाद में लाइएगा, सवालों पे पहले कुछ गपशप सुन लें। बहरहाल जो सवाल होंगे वो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह पेज नंबर 64 पे जाकर, लेकिन अभी उनको खोलने की जरूरत नहीं है, पहले गपशप सुन लें, ठीक है। ओके, ला नास गया। जी बेटा, टेस्ट में अब क्या करें, IS 40 हो सकता है और IS 16 भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। IS 16 हमने छोड़ा है, आपको भूल गया है, बस IS 40 आपको आता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है, इनके अलावा नहीं कुछ हो सकता। IS 23 नहीं आ सकता। एक्रूवल्स का कोई सवाल अगर डाल दूं छेड़ने के लिए, मतलब क्या, ये चेक करने के लिए कि कैसा पढ़ा हुआ है उन्होंने, तो हो सकता है ऐसा कोई शरारत ऐसी को हो जाए छोटी मोटी, बट पढ़ा जो है वही आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट में IS 23 होगा, ठीक है। नोट के साथ मिक्स हो जाए वो भी अलग बात है, ना हो वो भी। सुनो यार, छोड़ो बस। आपने ये नाम सुना हुआ है, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। असल में ना जी, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम, बस चुप कर जाएं, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं, बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो बुनियादों पे, दो बेसिक पिलर्स हैं इसके, दो पिलर्स के ऊपर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खड़ी हैं। जो शक्ल आपको नजर आती है ना, जो आपने P&L बनाया था इंट्रो के अंदर, पता नहीं, और बैलेंस शीट बनाई थी या नहीं बनाई थी, कोई नहीं, अब माफ़ी नहीं है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट्स आ गया और पर्चे में भी मुझे लगता है वो लाजमी आ जाना है, ठीक है। बहरहाल उसकी अपनी ग्रेड है और सिंगल एंट्री, और इसमें से एक सवाल आना है, तो मेरे ख्याल में फाइनल अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब माफ़ी नहीं है, अब बन जाएगा, पहले नहीं भी बना था। एनीवेज, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम देखेंगे, यहाँ बनाएंगे, या जो आप टूटी फूटी बनाकर आए हैं, इनकी बुनियाद ना दो चीज़ों के ऊपर है। एक है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, पढ़ी होगी आपने। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब ये होता है कि अगले 12 महीनों तक फोरसीएबल फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट नज़र नहीं आ रहा कि हमें ये लगे हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, जिस वजह से हम अपने एसेट्स को बुक वैल्यूज़ पे रख कर चल रहे होते हैं कि जी बेशक इसकी फेयर वैल्यू जितनी भी है, कॉस्ट जो भी थी, हम फेयर वैल्यू ज़्यादा है या कम है उसको छोड़ें, हमने इसको बेचना थोड़ा ही, हम तो इसको इस्तेमाल करके इनसे चीज़ें बना के उनको बेच के फ़ायदा ले लेंगे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक पिलर है, और दूसरा पिलर है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बुनियाद है ये, ठीक है। तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट यानी हम अकाउंटेंट्स, आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाएंगे ना, तो IS 12 का एक चैप्टर आएगा, डेफर्ड टैक्स का चैप्टर है, स्टैंडर्ड है। तो उसके अंदर जैसे आप ये टैक्स पढ़ भी रहे होंगे, अभी जो टैक्स का पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आपके और टैक्स वालों के जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ठीक है, उनको बिजनेस इनकम जो आपका टॉपिक आता है उसके अंदर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ये अक्सर देखने में मिलेगा कि टैक्स वाले ज़्यादातर कैश बेसिस को फॉलो कर रहे होते हैं। हम अकाउंटेंट्स की ज़िंदगी में सिर्फ एक्रूवल बेसिस ही हैं, ठीक है। एक्रूवल बेसिस हैं क्या? इनकम की अगर बात करें तो इनकम्स को हम कब रिकॉर्ड करते हैं जी? जब रिसीव कर लें पैसे, है ना? क्या? इनकम्स आर रिकॉर्डेड, यू आर सेइंग दैट इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, है ना? इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर अर्नड, व्हेन दीज आर अर्नड। ठीक है, अर्नड का मतलब क्या होता है? कमा लिया, कमा लिया, कमा लिया नहीं, कमा, ये वाला नहीं, बल्कि ये वाला, कमा लिया, ठीक है। अच्छा,
नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। वैसे मैंने पढ़ाना पहले एक्सपेंस था, लेकिन चलो अब बात पूरी कर दे। कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कैश का आना इंपॉर्टेंट नहीं है। मसलन कुछ मिसालें लेते हैं, यूं कर लें। जी मसलन सेल रेवेन्यू, जिसको आप कहते थे, रेवेन्यू कहते थे या पता नहीं सेल कहते थे, ठीक है, रेवेन्यू या सेल जो भी कहते थे, इसको आप कब रिकॉर्ड करते हैं? जब सेल कर दें जब गुड्स डिलीवर हो जाए। अगर आप गुड्स के सेलर हैं, गुड्स बेचते हैं, तो गुड्स आर डिलीवर्ड, या अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, रेंडर्ड। चलो सर्विसेज आर रेंडर्ड, आप बोलो रेंडर्ड, तो मैं तो बोलेगा प्रोवाइडेड। तो आपके जिम्मे जो काम है, जब आपने वो कर लिया, ठीक है, तो आपने इनकम बुक करनी है, ठीक है। आपने गुड्स डिलीवर कर दी, आप उसकी एंट्री करेंगे सेल क्रेडिट। कैश आ गया तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, नहीं आया तो रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने सर्विसेज रेंडर कर दी, आपके जिम्मे जो काम था वो आपने कर दिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने जो काम आपके जिम्मे था कर लिया, तो आपने इनकम बुक करनी है, नाम उसका रेवेन्यू होता है, सेल की वजह रेवेन्यू का ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो रेवेन्यू क्रेडिट कर लिया, कैश आ गया तो कैश डेबिट, नहीं तो रिसीवेबल, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, एक और मिसाल ले लेते हैं, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम मैं मिसाल दे रहा हूँ ये, ठीक है, मिसालें हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। रेंटल इनकम रिकॉर्ड करेंगे, आपने अपनी दुकान या एक मकान किराए पे चढ़ाया, एक महीना मिसाल के तौर पे किराएदार ने आपका मकान या आपकी दुकान इस्तेमाल कर ली, मतलब आपने अपनी दुकान या अपना मकान जो है वो उसको एक महीने इस्तेमाल करने के लिए दे लिया, तो इसका मतलब आपके ज़िम्मे जो था वो आपने कर दिया, ठीक है। तो रेंटल इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय द टेनेंट, जिस वक्त उसने किराएदार ने आपकी प्रॉपर्टी यूज कर ली, जिस वक्त यूज कर ली उस वक्त आपने उसको किराए को कमा लिया। किराया आया या नहीं आया ये रेलेवेंट नहीं है। किराया अगर आ गया तो फिर आप एंट्री करोगे कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, और अगर आपका किराया नहीं रिसीव हुआ तो आप कहोगे रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। समझ आ रही है बात? एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहीं पे डिपॉजिट कर दिया कैश, ठीक है जी, बैंक वगैरह में, और उसके ऊपर जो है वो एक फिक्स्ड इनकम, ये इंटरेस्ट की आनी थी, तो इंटरेस्ट इनकम, ये आपके सवालों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम ये कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आपका पैसा बैंक ने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, इससे पहले ना ज़रा इसको यहीं पे रोक के मैं पहले एक्सपेंस उसको समझा के आता हूँ, वहाँ पे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस समझाता हूँ, फिर उससे भी ज़्यादा आसानी से इंटरेस्ट इनकम समझ आएगी। एक्सपेंस की एक्रूवल के एडजस्टमेंट्स भी ज़्यादा आती हैं इनकम की बनिस्बत, लेकिन इनकम ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे वहाँ पे। बहरहाल दोनों तरह से एक्रूवल्स पढ़ने तो हैं, लेकिन एक्सपेंस ज़रा सीखना समझना जो है वो आसान होता है, ज़्यादातर पढ़ते भी आए, ज़्यादा एडजस्टमेंट भी होती हैं, तो वही पहले सिखा कर आता हूँ। इंटरेस्ट इनकम भी अभी लिखते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐसे ही बस दे दी। ये तो एक एंडलेस सी कोई भी इनकम हो सकती है, ठीक है, आप लिस्ट तो नहीं बना सकते इसकी, बस ठीक है, मैंने ऐसी मिसाल के तौर पे 3 मिसालें दी, ऐसी 2-3 मिसालें एक्सपेंसेस की भी लिख लेते हैं। और एक्सपेंसेस के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड, व्हेन दे आर पेड। अच्छा चलो, मैं ज़रा पुराना हो गया हूँ, अकाउंटिंग मेरी पुरानी हो गई है, तो ये शायद नई अकाउंटिंग में ऐसे ही होगा, फिर आप सही कह रहे होंगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड
when these are incurred, when these are incurred. incurred का मतलब क्या है? incurred का मतलब होता है used up. incurred का मतलब क्या होता है? मतलब जो सर्विस आपने लेनी थी वो यूज कर ली, ठीक है, आपने इस्तेमाल कर लिया बिल्डिंग को, ठीक है, incurred, ठीक है, आपने लोन लिया। चलो मिसालें लेते हैं, ठीक है। incurred मतलब खर्चा हो गया, मतलब इसको ठीक है यूज्ड अप ही लिख लेता हूँ, इस्तेमाल हो गया, ठीक है। कमा लिया मतलब इस्तेमाल कर लिया, ऐसे आसान अल्फाज में अगर मैं लिख लूँ तो इस्तेमाल कर लिया, जो भी सर्विस थी उसको इस्तेमाल कर लिया। मिसालें लेते हैं अभी, ठीक है। बहरहाल अगली बात इंपॉर्टेंट है क्या? नो मैटर कैश इज पेड और नॉट, कैश पे हो या ना हो, कैश पे हो या ना हो, ठीक है जी, आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। जब आपने उस सहूलत को, उस सर्विस को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, सहूलत को, सर्विस को इस्तेमाल कर लिया। मसलन गुड्स भी हो सकती हैं, जैसे आप परचेजेस कब बुक करते थे? परचेजेस जिसको आप ठीक है अगर पीरियोडिक सिस्टम में है तो परचेजेस बुक करते थे, और अगर परपेचुअल होता था तो इन्वेंट्री में एंट्री करते थे ना। तो इन्वेंट्री या परचेज कब रिकॉर्ड करते हैं आप? कब रिकॉर्ड करते हैं आप? बोलें। जब बाय नहीं कर लेते, जब गुड्स रिसीव हो जाती हैं। ये जरा बात मैं करना चाह रहा था, ठीक है। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, तो आपने परचेजेस बुक कर ली, ठीक है। और मिसाल के तौर पे कोई और मिसाल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे आप? जब बोलो बोलो, जब इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, इस्तेमाल कर ली बिजली। आपने एक महीना बिजली इस्तेमाल कर ली, महीने के एंड पे बिल आ गया, भी आपने पे नहीं किया, बिल नहीं भी आया तो आ रहा है, अंदाजा लगा के एंट्री करवाते हैं स्टैंडर्ड्स, तो कहते हैं कि जी आप अपने दिसंबर की बिजली का बिल दिसंबर में बुक करें। तो एंट्री क्या बनेगी फिर? अगर एक्सपेंस इनकर हो गया है तो एक्सपेंस डेबिट, बिजली इस्तेमाल हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ने डेबिट होना है। अगर कैश पे हो गया है तो कैश क्रेडिट, कैश पे नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट, ठीक है। एक और मिसाल ले लें, इसकी मिसालें तीन चार इसी भी कर लें। सैलरी एक्सपेंस मशहूर ऐसे जरा, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस कब इनकर हो जाएगी, कब रिकॉर्ड करेंगे सैलरी एक्सपेंस? when services of employees are used, when services of staff are used, यूज हो गई मतलब अगले बंदे ने आपको एक महीना अपनी सर्विसेज दे ली, महीने का एंड आ गया, आप हर महीने की तनख्वाह अगले महीने की 5 तारीख को मिसाल के तौर पे देते हैं, तो आप इस महीने की आखिरी तारीख को एंट्री पास करें, फिर सैलरी एक्सपेंस डेबिट। अगर ईयर एंड हो गया तो इस महीने की सैलरी इसी महीने, इसी साल के अंदर आनी चाहिए, दिसंबर की, इसी साल के अंदर। अगर ईयर एंड दिसंबर है तो दिसंबर की सैलरी की एंट्री इसी साल में करें, और बैलेंस शीट में पेबल शो करेंगे। पे कर दिया है अगर खर्चा तो क्या होगा? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। नहीं पे किया तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट, ठीक है। एक और मिसाल ले लेते हैं जी अब, जिसके लिए मैंने पिछली वाली मिसाल को रोका था, वो है जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। बैंक से लोन लिया, और बैंक ने जो लोन दिया होता है उस पर बैंक क्या फीस लेता है? ये इंटरेस्ट लेता है कि जी आपने मेरा पैसा इस्तेमाल किया अपने बिजनेस में, तो आप उसके ऊपर मुझे पे करें, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस टॉपिक के अंदर यही सबसे ज़्यादा असल में इसी टॉपिक के अंदर ये पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक रूल यहाँ से सिखाऊंगा, फिर बोरिंग कॉस्ट के अंदर भी हम इसको लेकर ही चलते चले जाएंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये कब रिकॉर्ड करेंगे, कब इनकर? जब इनकर होगा। इनकर होगा कब? मसलन जब लोन इज यूज्ड, जब लोन इज यूज्ड इन बिजनेस। क्या मतलब? आपने मिसाल के तौर पे 1 अक्टूबर को बैंक से लोन लिया, बैंक ने कहा ये पकड़ो 10 लाख का लोन, और सालाना इंटरेस्ट देना है हर साल के एंड पे, 1 साल पूरा हो तो 1 साल का इंटरेस्ट पे कर देना। अब आपका ईयर एंड 31 दिसंबर पे था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने गुजर गए। अब इंटरेस्ट की पेमेंट तो हुई नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट तो होनी है अगले साल 30 सितंबर पे जाके, जब साल पूरा होना है। तो यहाँ पर अब एक्रूअल आएगा और वो कहेगा
बैंक का 3 महीने पैसा इस्तेमाल कर लिया कि नहीं कर लिया? अगर आज आप लोन वापस कर दो 31 दिसंबर पे जाके, तो बैंक क्या कहेगा? सिर्फ 10 लाख लोन दो? वो कहेगा मेरे 3 महीने जो पैसे इस्तेमाल किए उस 3 महीने का इंटरेस्ट भी दो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस फिर कब इनकर हो जाता है? जब लोन इस्तेमाल हो जाता है। जब लोन इस्तेमाल हो गया तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर हो गया। जब एक्सपेंस इनकर हो गया तो फिर उसको रिकॉर्ड करें। कैश पे होना ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने अभी बात की, 3 महीने का इंटरेस्ट बुक करना है ना, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, 3/12 करेंगे और उसकी एंट्री पास होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इसी तरह से इंटरेस्ट इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे आप? जब वो कमा ली हो आपने। कब कमा ली होगी? जब योर डिपॉजिट या योर मनी डिपॉजिट is being used या is being available, is being को कटो विचों, deposit is used by bank, by यूं कह लें बैंक या जहां इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है। और ये लोन इज यूज्ड बाय बिजनेस, किसी का पैसा आपने इस्तेमाल किया उस पर आपको कॉस्ट पे करनी है इंटरेस्ट। तो जितना अरसा पैसा इस्तेमाल कर लिया उतना अरसा आपका इंटरेस्ट इनकर हो चुका है, एक्सपेंस इनकर हो चुका है। पेमेंट करना ना करना रेलेवेंट नहीं है। ईयर एंड अगर आ गया है तो आप जितने महीने आपने लोन इस्तेमाल किया उतने महीने का इंटरेस्ट बुक करें, ठीक है। तो ये तो थी ऐसे ही जरा गपशप थोड़ी सी, ठीक है। ऐसी गपशप के अंदर आगे चलते गए तो असल में तो बस बात इतनी सी है कि इनकम को रिकॉर्ड करेंगे व्हेन दीज आर अर्न्ड, और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दीज आर इनकर्ड। कैश पे होना ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उससे अगली बात है जी, आप एक्रूअल पढ़ के आए ना, सिंगल अकाउंट अप्रोच पढ़ा या मल्टीपल अकाउंट अप्रोच पढ़ा? मैं वैसे आपको बताता हूं ये मैं क्या बात कर रहा हूं। तस्वीर खींचने वाले खींच लें, अब फिर उनका ध्यान इधर ही लगा हुआ है। जी चलें आप। अच्छा जी, अब देखें, मैं कहता हूं जी एक मैं रेंट एक्सपेंस का लेजर बना लूं जिसमें मैं रेंट एक्सपेंस बुक करूंगा, ठीक है जी। तो रेंट एक्सपेंस मैंने कहा जी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, अगर मैंने पे नहीं किया तो ऐसे ही है। और फिर रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट की एंट्री कर ली हमने। एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। ये अलग अलग लेजर्स आ गए, ठीक है जी। रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट, डबल एंट्री हो गई जी, ठीक है। उसके बाद ये क्लोजिंग निकलेगा, बैलेंसिंग यहाँ से ट्रायल में जाएगा और वहाँ से फिर इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, ये एक्सपेंस है। और ये क्लोजिंग निकलेगा और ये यहाँ से चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज में। ऐसे ही मिसाल के तौर पे, क्लास के बाद ना कर लें यार, पॉज कर दो जी। तो मैंने बिल्कुल भी मिठाई थोड़ी सी चेक किया है तो ज़्यादा नहीं खाई है, ठीक है ऑनलाइन वालों। दूसरी बात ये कि मैं ये बच्चों से कह रहा था कि ये बच्चे ना आए थे तो मैंने वैसे वीडियो बंद कर दिए, तो आते ही रहते हैं बच्चे अब रूटीन में। वो मकसद ये नहीं था, मकसद तो ये है कि बच्चों ने जो आए ये 4 पेपर पास किए हैं, 4 देकर। तो मतलब आपको बताने का मकसद ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये कि जो ना होने वाली हो। और सारे के सारे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह के सादे ऑर्डिनरी से बच्चे हैं, मैंगो बच्चे, आम बच्चे। आप लोगों की तरह खास बच्चे नहीं हैं, तो आप तो लाजमी कर सकते हैं। अगर आम बच्चे कर सकते हैं, मेरे जैसा आम बंदा कर सकता है, तो आप तो खासुल खास हैं। बस आप लोगों को पहले दिन एक अर्ज किया था कि आप लोगों ने जब होमवर्क करना है घर पे तो 1.5 घंटा फी पर्चा रखना है, यही कहा था। अभी 1.5 घंटे का किसी दिन होमवर्क हुआ नहीं, अगर नियत से करें तो। एक तो यहाँ शोर है ना, हर वक्त शोर, बस हर वक्त मैं होमवर्क देना शुरू किया, यहाँ पे कुछ है चांद सीधा सीधा लोग, मुझे पता भी है। अब बस मैं 2-4 दिन और मैं अलग करके उनको तो फैंटी करूंगा अब उनकी शुरू, ठीक है ना।
शोर मचा देंगे, होमवर्क है ज़्यादा हो गया। हालांकि ज़्यादा कहाँ हो जाता है, वीकेंड तो अब 2 छुट्टियां हैं, उसको भी यूटिलाइज करना होता है। और डेली बेस पर अगर आप मोबाइल लेस होकर होमवर्क करें, देखो सिर्फ इतना काम करना है कि कमरे में रखना भी नहीं है, ऑफ करके ना साथ वाले कमरे में रख दो। खास तौर पे हॉस्टल वाले लोग, मैं गारंटी करता हूँ उठ के नहीं जाएंगे, इतने सुस्त होते हैं ये, ठीक है ना, होमवर्क करते हो। मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ भाई, ठीक है। 2 दिन भूखे पड़े रहेंगे, दरवाजा देखते रहेंगे, जो निकलेगा भाई किधर जा रहे, 2 रोटियां मेरे लिए भी लेते आना है, पड़े रहेंगे, भूखे पड़े रहेंगे। तो अगर साथ वाले कमरे में रख देंगे ना, तो इंशाल्लाह आप वो 3-4 घंटे में काम सारा हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया था, असर से मगरिब तो जिंदगी से निकाल दें, पढ़ाई निकाल दें, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि बाकी के टाइम जो है वो आपने यूटिलाइज करना है। पर पेपर 1.5 घंटा, हमारे साथी कराम ने हमें यही सिखाया और बताया था, पर पेपर 1.5 घंटा। और मैंने नोट किया है 1.5 घंटा लगता कभी नहीं था, 1 से 1.25 घंटा, इतना तो हक है। लेकिन वो मोबाइल में लगे रहते हैं, और अब वो किताब भी खुली हुई है, मोबाइल भी खुला हुआ है, दिमाग भी कहीं और है। और जनाब ने इधर से जाके घर बैठ के कोई 10 घंटे पढ़ा, अब आश कर रहे हैं, आसपास वाले हॉस्टल वाले कह रहे हैं बड़ा पढ़ता है, घर वाले कह रहे हैं पढ़ पढ़ के मुंडा पागल ना हो जाए। बुजुर्ग होते हैं ना, दादी नानी, अब मुंडा पागल ना हो जाए पढ़ पढ़ के, इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है पता नहीं, किताब में क्या रखा हुआ है, किताब के अंदर कोर किताब। तो हमारे ज़माने में किताब के अंदर किताब रहती, तो मोबाइल आ गया है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ना, इंशाल्लाह हो जाएगा। 4 पेपर इन्होंने पास किए, 3 पेपर दे के तो बेतहाशा बच्चे जिन्होंने 3 पास किए हैं। कुछ के पेपर रह भी जाते हैं, कोई बात नहीं, अपनी किसी कमजोरी की वजह से। कोई बच्चा ये कहता हुआ आए ना, तो मैं उसे कहता हूँ चल निकल जा, ये सर मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ। मैं कहता हूँ जो तुझे समझ आई है ना, वो या अल्लाह को पता है, या फिर वो तुझे पता है, या फिर जिसने पर्चा चेक किया उसको पता है, तीसरे किसी चौथे किसी बंदे को नहीं पता हो सकता। पता होता है हमें, पेपर से निकलते हो भाई, हम असी भी तुसी सी, पेपर से निकलते पता लग जाता था। ये तो कई बार हुआ, लग रहा है पेपर फेल हो जाएगा और वो पास हो गया। लेकिन ये आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि लग रहा था कि पास है और फेल हुआ। पता होता था कि क्या किया हुआ है हमने। एक सर्टेन लेवल है प्रेपरेशन का, उस तक पहुंचाना है खुद को। आपने पहुंच जाए तो पर्चा जैसा भी है पास होते हैं, ठीक है। तो 3-4 पेपर बच्चों के रूटीन में पास हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं सुबह से, रिजल्ट जिस दिन से आया मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? 3-3 पर्चे रख के मुंह से जाके बैठे हैं। एक तो डरना छोड़ दो, ये अभी तो काफी बेहतर हो गया, 25 लेक्चर हो गए ना। मुझे याद है अभी भी वो पहला हफ्ता डांगा कड्डियां होनी सन, थोड़ी सी बात हुई नहीं, हमें डांगा निकला सन, सर ये बताएं सर वो बताएं सर, फुल स्टॉप सर, बड़ा है छोटा है सर। डरते बहुत हैं आप लोग, डरा ना करें, ठीक है जी। वापस आए तो इंशाल्लाह फिर कितने बच्चों के 3 पेपर हैं कम से कम? 3 से 4 हाथ खड़ा करें, 3 या 4 वाले, ओके। ये तो सारे वाले पास करेंगे ना, सारे, ठीक है। अब इसके अलावा कोई 2 वाले हैं, हाथ खड़ा करें, सोच लें, इसको सोच लें, मशवरा कर लें, 3 तो करें कम से कम। ये क्या मतलब 20 साल मंसूबा है, घर वालों को सजा है, जल्दी जल्दी करो यार, हैं 5 ईयर प्लान, ब्याह भी कराना है यार, फिर तुसी मतलब है कि कब तक कैसे लेके चलोगे अब चीज़ों को। चलें जी वापस आए। आज मुझे पहले ही पता था गड़बड़ हो रही है। रेंट, अच्छा जी रेंट पेएबल है मिसाल, ठीक है। अच्छा सुने, एक प्रॉपर्टी का रेंट आपने पे, वापस आ जाओ, आपका ये पेपर अभी होना है, वापस आ जाओ। इस दफा रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है FAR का, जी हाँ, कितने % आया बताओ जरा? 37%। ये 30 से नीचे रहा है काफी साल से। हाँ इजी ना लो इसको, इस बार पर्चा भी आसान था, ये भी बता। और दूसरी बात, एक नाइटमेयर भी खत्म हो गया, जो नाइटमेयर पिछले शुरू में चला था, जो बच्चों को इंट्रो की एग्जामिशन मिली थी किसी जमाने में, जब AFC से हुआ था। 2 साल तो हम खज्जल हो गए थे ना, उसके बाद भी जाके बहुत बड़ी % वो होती थी। आप लोग नहीं मार खाएंगे इंशाल्लाह, आप पास होने वालों में से ही हैं। आप लोग पढ़ के आए, इंट्रो नहीं पढ़ के आए तो मैं पढ़ा लेता, तुम गुजारेगी। बहरहाल आ जाए जरा अब वापस, क्योंकि अभी आपका पर्चा होना है। लोका ने मिठाई खा ली है, उस्ताद ने हमें नहीं खिलाई। तुम पास हो के आओ तो मैं तुम्हारी तरफ से मिठाई सबको खिला दूंगा। अब उनसे मैं कैसे खिलाऊं तुम्हें मिठाई? अच्छा जी, एक प्रॉपर्टी हमारी, वापस आए। आज 2:45 तक क्लास चलेगी। मैं माजरत चाहता हूं, बीच में बहुत इंटरप्शंस आई हैं, ठीक है, आई एम सॉरी, ओके। लेने आ रहे हैं जिनको, ठीक है वो चले जाएं, हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिलहाल तो पढ़ लीजिए। क्यों तुमने लेने जाना होगा किसी को रिक्शे पे? है मुझे किसी को लेने को आ रहा है, किसी ने लेने जाना है, चुप करके बैठो। अच्छा सुनो,
रिसीव करना होता है। सुनो यार, खुदा वास्ता ये पढ़ लो, है दिन जाया हो जाए, हो चला जाए, प्लीज प्लीज। अब अगले 15 मिनट, चलो मैंने 2:35 पे छोड़ देना, 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है? चलो अल्लाह के नाम पे 5 मिनट दे दो बाबा। रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसका रेंट आप पहले आप 1 महीना इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लेट से आप साल इस्तेमाल करते हैं, बाद में किराया देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं आप दुकान, दूसरी मार्केट में आपने दुकान ली, उसने कहा भाईजान अगले 1.5 साल का किराया मुझे एडवांस चाहिए, तो ठीक है, उसमें फिर प्रीपेड रेंट की एंट्री होती है। अगर आपने मिसाल के तौर पे प्री पेमेंट की एंट्री करनी हो तो प्रीपेड रेंट एक एसेट होता है, ठीक है, ये एक तीसरा अकाउंट बन जाता है, ठीक है। और प्री पेमेंट एक एसेट होता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस, वो इस तरह से एंट्री पड़ रही होती है, कैश डेबिट, प्री पेमेंट क्रेडिट, या आप एक्सपेंस भी डेबिट कर दो, उसको करेक्ट करके ले आते हैं, अल्टीमेटली यहां पर एक प्रीपेड रेंट आ रहा होता है। लेकिन ये 3 अकाउंट अप्रोच पे हम नहीं चलते, हम इसको सिंगल अकाउंट के अंदर ले आते हैं, यानी हमारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी, जो हमने किराए पे ली हुई हैं। कोई किराया ऐसा है जिसका हम बाद में पेएबल होता है, बाद में पे करते हैं, किसी का हम इकट्ठा पहले ही पे कर देते हैं, फिर एक ही अकाउंट बना लेते हैं हम, ठीक है, इसको कहते हैं सिंगल अकाउंट अप्रोच। इसकी बजाय सिंगल अकाउंट अप्रोच हम यूज करेंगे। जिसने नहीं की, दूसरे वाली की हुई है, वो भी अब इस पे आ जाएगा। इसीलिए तो ये करवाया जा रहा है कि हमारी क्लास में तो फिर अब एक ही अप्रोच चलेगी ना। सब ने जहां से पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, सब जगहों पे बिल्कुल सही पढ़ाया जाता है। अल्टरनेटिव जहां पे मौजूद है ना बेटा, तो हर जगह पे सही पढ़ाया जाता है। लेकिन अब इस क्लास के अंदर 3-3 अप्रोचेस, 3-3 फॉर्मेट्स लेकर तो नहीं चल सकते ना, तो इसलिए अब मजबूरी है, अगर इस क्लास में बैठना हो तो फिर सारे एक तरह से करेंगे। और होपफुली मेरी कोशिश होगी, मैं इंट्रो की किताब देखा करता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा बहुत जो है वो आपको वैसा ही बस माहौल मिल जाए, कोशिश करके वो अप्रोच वैसी ही बनाई जाती है। फिर भी बतकाज़ बशरियत कोई सजे खबे हो जाए गलते, वो फिर इसी को ही ले लीजिएगा, अगली वाली को छोड़ दीजिएगा। ओके, नाउ सिंगल अकाउंट अप्रोच क्या कहती है जी, आप रेंट का लेजर बनाएं, मतलब एक्सपेंस ही है, ठीक है, पर मैं एक्सपेंस, चलो मैं लिख भी देता हूं, आज पहला दिन लिख भी लिया करूंगा। चलो रेंट, असल में ये रेंट का अकाउंट है, लेकिन एक्सपेंस इसलिए लिख लिया करेंगे इसके साथ ताकि आपको जरा समझ आ सके कि ये क्या चीज है, एक्सपेंस है या इनकम है, ठीक है। अब ये एक अकाउंट है, अब एक्सपेंस का लेजर है, एक्सपेंस का, ठीक है। तो एक्सपेंस के लेजर में मुझे और तो कुछ नहीं याद रहता, जो मैंने भाई इंट्रो के भी बचपन में पढ़ा था ना, मुझे बस वो बातें याद रह जाती हैं असल में, ठीक है। तो मुझे ये याद है कि बिल्कुल शुरू में मैंने जब अकाउंटिंग पढ़नी शुरू ही की थी ना, तो जो शुरू में मुझे बात समझाई गई थी, मुझे एक एंट्री सबसे अच्छी समझ आई थी, वो क्या थी, एक्सपेंस की अगर पेमेंट करें कैश में तो क्या एंट्री होती है, शुरू मैंने की थी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो एक्सपेंस का लेजर डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। ये जनाब मेरे एक्सपेंस के अंदर कैश की, मेरे एक्सपेंस के लेजर में कैश की एंट्री आती थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये तो होगी कैश की पेमेंट इस लेजर में, ठीक है। दूसरी चीज मैंने कहा ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल है या प्रीपेड है, वो भी इसी लेजर में ले आओ। अब अगर पेएबल हो, क्या जी पेएबल हो तो उसे क्या किस तरफ लिखेंगे, वो पेएबल लायबिलिटी है या एसेट है, लायबिलिटी। अच्छा, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं ये 2025 का साल है, 2024 कर लेते हैं, 25 से हाले चल रहे हैं, 2024 में रेंट एक्सपेंस का 2024 का लेजर बना रहा हूं, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2024, ठीक है जी। इसको और नीचे ले, अब खुल डुल के खेलें इसके साथ थोड़ा सा, और मैंने सवाल दे के भेजना होमवर्क में इसके, आप कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए थे ना, फिर वो मैंने करवाने हैं सारे खुद, लेकिन अगर आप पहले कर लेंगे तो कोई डेथ नहीं पड़नी चाहिए इस बात से आपको। 31 दिसंबर 2024 पर अगर क्लोजिंग में पेएबल है यानी लायबिलिटी है, तो वो क्लोजिंग पेएबल हम इस तरफ लिख देंगे, है ना। इस तरफ किस तरफ किसका क्लोजिंग आता है, इस तरफ किसका क्लोजिंग आता है, एसिड का क्लोजिंग इस तरफ आता है। ये क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर होता डेबिट बैलेंस है, लेकिन नजर इस तरफ आता है, ठीक है। तो इस तरफ तो क्लोजिंग पेएबल नहीं आता, क्लोजिंग पेएबल तो आएगा डेबिट साइड पर, पेएबल क्लोजिंग, ठीक है, ये डेबिट साइड। अब ये पेएबल क्या होता है जी, कहां शो करते हैं जी, ये एक लायबिलिटी है। पेएबल किसे कहते हैं जी, लायबिलिटी को। और नॉर्मली से कह नहीं देना कि करंट में ही आएगा। मिसाल के तौर पे आपने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है बैंक से, और
आपने वो सारा लोन 5 साल बाद पे करना है वापस, नॉन करंट। अच्छा, लोन लिया हुआ है 5 लाख का, हर साल लाख लाख पे करना है, कुछ करंट कुछ नॉन करंट। लोन लिया हुआ है 5 लाख का, सारा अगले 6 महीने में पे करना है, तो लायबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, ध्यान से जरा चलना है। लेकिन नॉर्मली एक्रूअल्स जो होते हैं, ये बिजली का बिल पेबल, रेंट पेबल, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, सैलरी पेबल, इंटरेस्ट पेबल, नॉर्मली ये अगले 2-3-4 महीने में पे भी हो जाते होते हैं। पर सवाल देख लेंगे, ये नहीं कि बस आप पक्की हो जाए कि एक्रूअल है, क्लोजिंग पेबल, बस पेबल हमेशा हो ही करंट सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोन की अमाउंट आगे भी जा सकती है, वो भी तो लायबिलिटी है। एनीवेज, इसकी बात करें तो ये नॉर्मली सही कह रहे हैं आप, ये करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज में ही आता है। तो लायबिलिटी किसे कहते हैं जी? एन ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, बचपन में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही है। अब ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर, मैं तो कहूंगा ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी। सही है, समझ आती है बात। और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको नॉर्मली करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी में नजर आएगा, बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये करंट लायबिलिटी में नजर आएगा। अच्छा, अब ये क्लोजिंग पेएबल कब बनता है? एक्सपेंस के केस में क्लोजिंग में पेएबल कब होगा? पेएबल कब होगा जी? मजा आएगा आपको, आप अगर पौने तक भी पढ़ेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने पौने तक पढ़ा है। मैं तो ये कह रहा था, तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग, हम गपशप लगाएंगे। आप थोड़ा सा हिम्मत तो करें पौने 3 तक पढ़ने की जी। नाफरमान औलाद जी। अच्छा सुने, ये तो मैं उनसे पूछने ही भूल गया, बच्चों को मैं इंटरव्यू में आप करवाता उनसे, उन्होंने कहता कि देखो आप कभी ऐसा आपने बोला था कि सर आप और ना पढ़ाएं, उन्होंने कभी नहीं बोला था, पूछ लेना बेशक जा। तो अब छोड़ दो, अब आप भी ये करना, हो गए वो दिन खत्म, अब बड़े हो गए हो, अब आप ऐसा ना कहा करो ऊँ टी टू, एंड पे आपका ही बोझ बढ़ रहा है। जो आज पढ़ लेंगे कल नहीं पढ़ना, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा आप सुने 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 बात सुने क्लोजिंग पेएबल कब आएगा? मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं कि जी ऐसे 3 साल बना लिया हमने, ठीक है, और ले वो बच्चों उड़ गए, 3 साल ही उड़ गए। ये जनाब प्रीवियस ईयर, ये हमारा करंट ईयर, और फिर उससे अगला आने वाला ईयर भी है, ठीक है। तो अगर मैं 2024 में खड़ा हूँ तो ये 23-24 में खड़ा हूँ, और ये 25 बाद में अभी आना है। अब ये मेरा रेलेवेंट ईयर है ना, ठीक है, ठीक है, करंट ईयर, इसको मैं क्या कह रहा हूँ जी? ये मेरा करंट ईयर है, और जो गुजर गया और जो आगे आ रहा है वो, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा 2024, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2000, मैं करंट ईयर के हिसाब से सिर्फ सोचकर आपसे ये बात पूछ रहा हूं, 31 दिसंबर 2024 पर क्लोजिंग डेट पर पेएबल नजर आ रहा है, तो क्या ऐसा हुआ है कि क्लोजिंग में पेएबल आ रहा है? बता दो जी। मिसाल के तौर पे रेंट है ना, रेंट है तो हमने सर्विसेज यूज अप कर ली, लेकिन अभी पे नहीं किया, तो सर्विसेज आर यूज्ड अप इन, सर्विसेज आर यूज्ड अप इन 2024, बट कैश इज नॉट पेड, या यूं कह लें कैश विल बी पेड इन 2025, और आसान हो जाएगा, बट कैश विल बी पेड इन 2025, ठीक है, समझ आ गई अब ऊपर वाली बात की? ओके। अच्छा, अब अगर क्लोजिंग पेएबल समझ आ जाए तो ओपनिंग पेएबल तो बहुत आसान है। ओपनिंग पेएबल किसे कहेंगे? हम खड़े 24 में हैं तो ओपनिंग डेट पर ही पेएबल आ रहा है, यकम जनवरी 24 में, मसला अगर दिसंबर ईयर एंड है, यकम जनवरी 24 में ओपनिंग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमने सर्विसेज 2023 में इस्तेमाल कर ली थी, 2023 में कोई पेमेंट नहीं की हुई थी, वो एक्सपेंस तो पिछले साल बुक हो गया होगा, पे नहीं हुआ था, तो इस साल ओपनिंग में पेएबल आ रहा है, पेमेंट हो भी जाए तो वो एक्सपेंस नहीं बुक कर लेना ना हमने, ठीक है। तो ओपनिंग पेएबल क्या बना फिर? सर्विसेज वर रिसीव्ड या यूज्ड आप कह लो, ठीक है, इन 2023, बट साहब कह रहे हैं कैश विल बी पेड इन हमारा साल, इन 2000 करंट ईयर 2024, समझ आती है बात? तो फिर ओपनिंग पेएबल
आएगा किस तरफ, इधर 1 जनवरी 24 पे ओपनिंग पेएबल, ओपनिंग पे नहीं, लायबिलिटी का ओपनिंग किस तरफ आता है? अब ओपनिंग तो नॉर्मल साइड पे आता है ना, ओपनिंग पेएबल, चलो सॉरी मैं भूल गया, 1 जनवरी 2024 पर ओपनिंग में पेएबल है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 चीजें हैं, ओपनिंग, कैश, क्लोजिंग, ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं, ओपनिंग, कैश, क्लोजिंग, 4 चीजें हैं। 4 तो हो नहीं रही, बोलो 3 बोल रहे हो और कह रहे हो 4 है, तो चौथी चीज इसमें क्या आती है, पीएनएल में जो फिगर जानी है एक्सपेंस की। ये पेएबल कहां जाएगा, बैलेंस शीट। ये कैश की तो पेमेंट है, ये तो कैश में से क्रेडिट होगा, इधर डेबिट होगा, कैश में क्रेडिट हो गया। पीएनएल में तो कैश नहीं जाता, पीएनएल में तो एक्सपेंस की फिगर जाती है। तो चौथी चीज जो आपको नजर आया करेगी, याद रखना, वो है एक्सपेंस की फिगर जो पीएनएल में जाती है, ठीक है, और वो हमेशा कैश की ऑपोजिट साइड पे आएगी। डबल एंट्री बनाना चाहो तो बेशक डबल एंट्री आप बना सकते हो कि ये वाला अकाउंट क्रेडिट तो उसके अगेंस्ट पीएनएल डेबिट, तो पीएनएल में डेबिट एक्सपेंस ही होता है। लेकिन हम ऐसे नहीं याद रखेंगे, हमें एक बात याद रहती है आसानी से, वो क्या है कि एक्सपेंस पे होता है तो एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये याद रहेगा, ये कभी नहीं भूलेगा हमें। जिस तरफ कैश आना है उसके ऑपोजिट साइड पे हमेशा क्या आना है, पीएनएल वाला फिगर एक्सपेंस, ठीक है, ओके। ये ना बड़ा क्विकली करना पड़ा करेगा, उन सवालों के अंदर एडजस्टमेंट होगी, फटाफट लेजर बनाएंगे, डेटा लिखेंगे और बैलेंसिंग निकाल के अपने मतलब की चीजें। तो 4 चीजें मैंने बोली, अब 4 चीजें, ठीक है। वो 4 चीजों में से सवाल में कोई सी 3 गिवन होंगी या उनका डेटा गिवन होगा, तो चौथी क्या निकल आएगी, बैलेंसिंग। अब वो कोई सी 3 हो सकती हैं, ओपनिंग दे दे, क्लोजिंग दे दे, एक्सपेंस दे दे, कैश बैलेंसिंग। कैश फ्लो में ये मसला का आएगा, ओपनिंग दे दे, क्लोजिंग दे दे, कैश दे दे, एक्सपेंस निकल आए, बैलेंसिंग। ये पीएनएल के ये सिंगल एंट्री के सवाल में तो दोनों तरफ ही आ सकता है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स के अंदर वो इनकम एक्सपेंस हमसे निकलवाने की कोशिश करेगा क्योंकि पीएनएल बना रहे होंगे। ये मसले मसाइल होने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो जनाब हो गया ना हमारी, अगर कोई प्रॉपर्टीज हैं जिनका किराया हम बाद में पे करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, देखो हमारी ना इस पूरे पाकिस्तान के अंदर 50 दुकानें सारी किराए पे हैं हमारी, ठीक है। अब हमने किसी दुकान का किराया बाद में देना होता है, किसी का हमने एडवांस भी देना होता है, तो हर एक की अगले दुकानदार, दुकान के जो लैंडलॉर्ड है उसकी मर्जी की बात है, कोई एडवांस किराया लेते हैं, कोई बाद में लेते हैं। अब जिन्होंने एडवांस किराया लिया होगा तो उनके लिए अलग लेजर बना लें, इसी लेजर के अंदर प्री पेमेंट को भी फिट कर दें, क्योंकि प्रॉपर्टीज चाहे मैंने 10 भी रेंट पे ली हुई हैं, पीएनएल के अंदर एक ही फिगर नजर आनी चाहिए रेंट एक्सपेंस की, उनका इकट्ठा एक ही पेएबल नजर आ जाए मेरी करंट लायबिलिटीज में, इकट्ठा एक ही प्रीपेड नजर आ जाए। अपने रिकॉर्ड में बेशक अलग रखें उनको, लेकिन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए तो इनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती ना। तो हम फिर कंबाइंड लेजर जब बना रहे हैं तो फिर कोई प्री पेमेंट भी है ना, मैंने जैसे मिसाल दिया, एक प्रॉपर्टी तो एक वक्त में या पेएबल होगी या प्रीपेड, लेकिन मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो तो किसी को प्रीपे कर रहे हो रेंट, किसी का पेएबल कर रहे हो, तो एक्सपेंस तो पूरे बिजनेस का पूरे साल का इकट्ठा निकालना है ना, तो सारा कुछ ही यहीं फेंक दो। एक्सपेंस का कैश पे हुआ, किसी बिल्डिंग का कम पे हुआ तो उसका पेएबल आ रहा है, किसी का ज्यादा पे होगा तो उसका प्रीपेड नजर आने लग जाएगा, पीएनएल में एक्सपेंस फिर बैलेंसिंग जाएगा। ये सिंगल अकाउंट अप्रोच की जो है वो कारकर्दगी हुआ करती थी, ठीक है। खैर, तो क्लोजिंग में अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि क्लोजिंग प्रीपेड यानी 31 दिसंबर 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ क्लोजिंग में प्रीपेड कब होगा, तो मुझे कोई बता सकता है, ऊपर वाली अंग्रेजी देख के अंग्रेजी बना के दे सकता है क्या होगी? नहीं, फिलहाल मैं क्लोजिंग पे खड़ा हूं क्योंकि ओपनिंग जरा समझना मुश्किल होता है, क्लोजिंग आसान, पहले आसान समझ के फिर मैं ओपनिंग बताता हूं। तो 24 के एंड पे आओ, 24 के एंड पे हमने कैश पे कर दिया था। अच्छा, जो कैश पे कर दिया हो उस कैश की सर्विसेज भी यूज कर ली हो तो वो एक्सपेंस बन जाता है। लड़ाई किसकी है? मिसाल के तौर पे आज हमने 1 जनवरी 24 पे रेंट पे किया अगले 1.5 साल का, तो साल का तो एक्सपेंस बनेगा, 6 महीने का रेंट ईयर एंड पे हमारा क्या है? एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में हमें इससे फायदा आएगा, ठीक है। तो खैर, प्रीपेड क्या बना, क्लोजिंग प्रीपेड क्या बना कि कैश इज पेड इन 2000, ये मैं 2024 के हिसाब से बोल रहा हूं ना, कैश इज पेड इन 2024 बट सर्विसेज विल बी यूज्ड इन 2025। तो क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर हमारे पास फिर क्या आई है? लायबिलिटी।
ओके एसिड, तो क्लोजिंग, अब तो वो ऑप्शन भी नहीं इधर लिख सकूं, चलो फिर इधर ही जगह बच रही है। क्लोजिंग एसिड का क्लोजिंग किस तरह आता है, इधर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, तो क्लोजिंग में प्रीपेड बैलेंस होगा तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी ना, नो, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर आपने एडवांस में पे कर दिया है, आपने आज जाके प्रीपेड सार्फिन है ना, आप प्रीपेड सार्फिन, आपने आज जाकर एक कार्ड खरीदा 500 रुपए का, तो 500 तो आंदा है वैसे, चलो लेट से खरीद लिया 500 का, आपने एक कार्ड खरीदा मोबाइल का 500 का, अब वो पैसे आपने पे कर दिए, उसको स्क्रैच किया, उसको अपने मोबाइल में लोड कर लिया, अब ये 500 रुपया आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, अभी आपने इसको यूज करना अभी आपका बाकी है, पूरा महीना या 2 महीने 6 महीने जितना भी आपका अरसा ये इस्तेमाल होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपेंस आउट करोगे, ठीक है। तो आपका प्रीपेड एक एसेट होता है, प्रीपेमेंट क्या है जी, एक एसेट। एसेट कैसे है, हाँ, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है ना जी, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, जो चीज आपने पढ़ी होती है ना उसमें मेरी छेड़खानी ज्यादा होती है, जाग के बैठा करें, ठीक है। राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर है ना, नहीं, ये है राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर, फ्यूट्यूरे, फ्यूट्यूरे, तो फिर ये तो एक एसेट बन गया जी, ठीक है, एक राइट है सर्विसेज लेने का, यानी आपने आज किराया दे दिया, अब सुकून में है, क्योंकि अगले साल आपने बिल्डिंग इस्तेमाल करनी है लेकिन किराया आपने को नहीं देना, आपको ये पेमेंट करने से एक राइट मिल गया है, अगले साल भी प्रॉपर्टी जितना यूज कर ली वो तो एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ये हमारा ऑटोमेटिक तरीका चला करेगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह, तब अप्रोच ही ऐसी चलाएंगे। बहरहाल ये अगर प्रीपेड रेंट है, नॉर्मली मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल को देख लेना है, अगर आपने अगले 3 साल का किराया एडवांस में दे दिया है तो फिर सारा करंट में नहीं, सारा नॉन करंट में भी नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा सवालों में जाके, लेकिन नॉर्मली ये जो एक्रूवल्स होते हैं ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में नजर आते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो प्रीपेड रेंट है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में नजर आएगा, ठीक है जी। और अगर क्लोजिंग में प्रीपेड हो सकता है तो भाई ओपनिंग में भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ओपनिंग प्रीपेड आपसे डिफाइन करवाना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, क्या अंग्रेजी बनेगी उसकी, 24 में खड़े होकर आप क्या कह रहे होंगे, किसी एक साल में खड़े होंगे ना आप सवाल के अंदर, कैश वॉज पेड इन 2023, हम 24 शुरू करेंगे तो ओपनिंग में एक एसेट आ रहा है जी, 23 में ज्यादा पे कर दिया था, तो कैश वॉज पेड इन 2023 बट सर्विसेज विल बी यूज्ड अप इन यूज अप इन 2024। अब ये ओपनिंग प्रीपेड है तो ये आपको एसेट है, ओपनिंग इस तरफ आता है, ओपनिंग प्रीपेड इधर नजर आ जाएगा जी, समझ आती है बात। अच्छा, अब ये जो प्रीपेड है ना, प्रीपेड, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, इसको एडवांस भी कह सकते हैं, हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया, ठीक है। जबकि ये जो पेएबल है ना ये बड़ा जालिम है, इसके अल्टरनेटिव नेम्स मैंने शायद पहले भी क्लास में जिक्र किए हैं, असल में मुझे मिक्स इसलिए हो रहा है कि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर IAS 12 शुरू हुआ था तो वहां पे भी एक्रूवल रिवाइज किया है, अच्छा वहां पे एक्रूवल आधे घंटे में रिवाइज होता है, जाहिर सी बात है, इंट्रो में आपने पढ़ा, फिर यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है दोबारा, तो वहां पे फिर आधे पौने घंटे में रिवाइज होता है। बहरहाल मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने ये आपकी क्लास में बात की या नहीं की, इसलिए दोबारा कर रहा हूँ, पहले सुनते लो केड़ी गल है। एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ये कब बात की, मुझे कब जरूरत पड़ी थी इसको, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एरियर्स, ड्यू, ड्यू छोटा है था, ड्यू, अच्छा आउटस्टैंडिंग हो गया, ओइंग, एरियर्स, ये खतरनाक अल्फाज हैं, ये इनकम के साथ लगें तो रिसीवेबल का मतलब देते हैं, एक्सपेंस के साथ लगें तो, ठीक है। अच्छा बस जी इतनी सी ही बात है। अब ये अकाउंट हमने बनाना है, आप कितने बच्चे ऐसा अकाउंट बना चुके हैं इंट्रो में जिंदगी में, ठीक है, ये एज जैसा, बाकी जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं, उनके सामने हम ये कल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप लोगों ने पौने तक पढ़ने से ना कर दिए तो टेस्ट हो पड़ा, कोई बात नहीं, टेस्ट तो आपका तैयार है, नहीं टेस्ट तो हम जो हम पढ़ लेते हैं अल्लाह का शुक्र है, वो हमारा ऐसे ही तैयार होता है कि आई के अगले दिन ले पर्चा, टेस्ट तो आपका तैयार है, ठीक है। बहरहाल इधर देखें,
तस्वीर खींचने वाले अहबाब, ये नीचे वाली ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसलिए आप इसी की तस्वीर खींच लें। ये लें, सिंगल अकाउंट अप्रोच की। प्रीपेड रेंट क्या गलत लिख दिया कुछ? कहाँ ये? और ऐसे ही मैंने कहा था तीसरा अकाउंट भी बना दिया था, मैं तो बनाना ही नहीं है, मैं तो इसलिए छुपा दिया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कॉपी कीता सी ना। लो जी, अच्छा इसको बनाना ही नहीं ना आपने, आप छुपा दिया मैंने उसको। अच्छा आप सुने जी, सुने सुने सुने, देखें जी, आप जैसे आपने हाथ खड़े किए, कोई बात नहीं, मैंने फिर भी करवाना तो है ही सवाल, लेकिन एक तरतीब आपको बताई कि 4 चीज़ें हैं। ओपनिंग, वो किसी तरह हो सकता है, पेबल भी प्रीपेड, ओपनिंग, कैश, क्लोजिंग और पीएनएल। कोई 3 चीज़ें निकाल लो, चौथी बैलेंसिंग। ठीक है, ये चीज़ आजमाने के लिए आपने ट्राई करने हैं। कितने को सवाल ट्राई कर लोगे? आपने ट्रायल भी तो पढ़ा हुआ है। चलो पहले 3 सवाल बस ट्राई करना और बताओ क्या याद करोगे। ठीक है, पहले 3 सवाल सिर्फ ट्राई करना, और आपने जो आपको सवाल मैंने दिए नहीं थे वो सैटरडे संडे को, वो मैंने टेस्ट की रिवीजन के लिए ही दिए थे, उसमें वो सवाल दे दिया था ना जिसके अंदर दोनों नोट बने हैं, ताकि मेरे पास ऑप्शन तो हो 2 नोट वाला सवाल देने का। ठीक है, रिवीजन में हो तो वही सवाल दोबारा करिए, बिल्कुल वही करिए, कोई मसला नहीं है। और फिलहाल बाकी अभी सवाल ना करें, बाकी भी काम करने हैं आपने, वो करें, इसको बस आपने रिवाइज करना है। पेज नंबर है जनाब इसका 64। ट्रांसफर किसका? मैंने दिया हुआ है कहाँ? तो कोई बात नहीं, अगर हो जाएगा तो भी आप कर लोगे। भाई पास हुआ है पप्पू, पप्पू पास हो गया। ठीक है, हाँ सारी उड़ा दी तुमने। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, तुझे भी। चलो ठीक है, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।